हेलो वांगशा लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो फाइनली आज मैं आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करती हूँ और मैं फाइनली ये सीक्रेट रिवील करती हूँ कि हमारा युआन कैसे हमारे ईवो का रियल सन है। तो जिसका जिसका ये डाउट था ना, आज फाइनली मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। तो फिर चलिए बिना कोई देरी किए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईवो की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसने दोनों ही कंट्रीज़ को कैसे एक किया, क्या उसने किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ उसने बताया। और अब युआन जानता है कि ईवो उसके रियल सन मीन्स रियल डैडा है और वो उनका रियल सन है। तो लेकिन एक बात है जो अभी तक युआन को समझ नहीं आई कि आखिर वो जान के पास गया कैसे और जान ने उसे एक्सेप्ट किया क्यों। उसके मन में ये डाउट था। वो अपनी डैडा की तरफ देख रहा था और ये पूछता है उससे। तो ईवो कहता है, जान ने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों किया ये मैं नहीं जानता, पर तुम खुश तो हो ना, क्या ये जानकर कि मैं तुम्हारा रियल डैडा हूँ। युआन, ईवो के मन में थोड़ी सी झिझक थी कि क्या युआन इतना कुछ होने के बाद उसे डैडा की तरह एक्सेप्ट करेगा। युआन खुश होके एक बिग हग देता है अपने डैडा को और कहता है, ऑफ कोर्स डैडा, आई लव यू। और मैं बहुत ज़्यादा 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 खुश हूँ कि आप मेरी डैडा हो। आखिर अब सब मुझे कहेंगे कि देखो ईवो का सन जा रहा है जिसने दोनों कंट्रीज़ को एक कर दिया। और कंट्रीज़ को डिवाइड होने के बाद एक करना कितना मुश्किल होता है डैडा। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ वहाँ पे। गुड गुड। ईवो उसे हग कर लेता है और कहता है, माय सन, तुमने ये कह कर ना मेरी टेंशन ही ख़त्म कर दी। अब बस तुम्हारी मम्मा को मनाना है और ये काम तो सबसे बड़ा है। युआन कहता है, हाँ वो तो है, मम्मा इतनी जल्दी नहीं मानेंगी, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी यहाँ पे और आपकी पिटाई भी कर सकती हैं। ईवो कहता है, ऐसा मत कहो। ईवो बहुत प्यारा सा पाउट करता है। तो युआन गिगल करते हुए कहता है, डैडा सो क्यूट। ईवो कहता है, युआन। तब युआन अपने डैडा को किस करता है और वहाँ से भाग जाता है सोने के लिए। ईवो वापस से जान के कमरे में आता है, उसके पास बैठता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उससे फिर से ढेर सारी बातें करने लगता है। और अब 10 दिन का समय ऐसे ही बीत गया था पर जान को भी तक होश नहीं आया था। ईवो और युआन दोनों ही जान के पास बैठे हुए थे और ईवो अपना काम कर रहा था और युआन अपना होमवर्क। वो अक्सर सारा काम यही करते हैं, जान के पास बैठकर और बातें भी करते हैं। और ऐसे ही तब युआन पूछता, डैडा ये क्या लिखा है, ये क्या है। युआन को कुछ समझ नहीं आता तो ईवो से अच्छे से पढ़ा रहा था, समझा रहा था ईवो। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से ईवो को एक बहुत ही सॉफ्ट सी वॉइस सुनाई देती है ईवो और युआन को। और वो वॉइस कह रही थी बहुत ही प्यार से युआन। वो वॉइस युआन का नाम ले रहे थे। युआन देखता है कि उसकी मम्मा धीरे धीरे होश में आ रही है। युआन और ईवो दोनों ही उसके पास जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, जान क्या तुम ठीक हो, मम्मा क्या आप ठीक है। जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। 10 दिन बाद फाइनली उसने अपनी आंखें खोली थी। वो बहुत ज़्यादा वीक था, इसकी वजह से उसकी रिकवरी में बहुत समय लगा, बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड भी था और इसलिए इतना टाइम के बाद उसने अपनी आंखें खोली। के बाद अपनी मम्मा को हग कर लेता, कहता है, मम्मा आप ठीक तो है ना। तब जान अपने युआन को देखता है, उसे तो प्यारे प्यारे किस करता है और अपनी वीक वॉइस में कहता है, युआन युआन मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और ये हम कहाँ हैं। तब ईवो कहता है, तुम मेरे घर में हो। जान तब कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि मुझे तुम्हारी कंट्री में नहीं जाना, मैं कभी भी अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तुम यहाँ क्यों लाए मुझे। तब युआन सब कुछ बताने वाला था
पर ईवो कहता है नहीं, इशारे से कहता नहीं। तब ईवो कहता है जान अभी अभी तुम रेस्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस से लेके जाऊँगा, ठीक है? पर प्लीज़ अभी तुम रेस्ट कर लो, अभी तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए है ना, और तुम्हें तो दर्द भी हो रहा है ना, तो तुम अभी रेस्ट करो। वो जान को फूड खिलाता है, उसे मेडिसिन देता है और जान वापस से सो जाता है, क्योंकि उसके पास खुद अभी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बहस करे या लड़ाई करे या गुस्सा करे ईवो पर। और फिर वो पूरी रात फिर से सोता है। ईवो ईवान को सुला देता है उसके कमरे में, और वो खुद जान के पास बैठा था। उसके हाथ को पकड़ कर वो बेड के पास ही वहीं सो जाता है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारे प्यारे से जान की नींद खुलती है, और वो देखता है, फील करता है कि उसके हाथ पर किसी ने टाइटली पकड़ा हुआ है, इतने टाइटली जैसे मानो वो उसे जाने नहीं देना चाहता। जान अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि ये ईवो है। वो अपने हाथ को ईवो से छुड़ा लेता है और गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, और चले जाओ यहाँ से, और मुझे मेरे घर छोड़कर मेरी लाइफ से निकल जाओ, समझे? मैंने पहले ही कहा था मेरी लाइफ से दूर रहो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से मेरे जारा के साथ ये सब हुआ। सबके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी कंट्री। आई हेट दैट। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं वो याद करके, और वो कहता है जान मेरी बात सुनो। और तभी कैंडली आती है और जान उसे अपनी आंखों से देखता है, बड़ी बड़ी आंखों से। और तब कैंडली कहती है जान तुम उठ गए, मेरे बच्चा इधर। जान को एकदम क्यूट सा एक मदरली हग करती है और कहती है चलो फाइनली मेरे ईवो की टेंशन कम हुई, अब वो सांस अच्छे से ले सकता है ना। ईवो अपने सर को झुका देता है, वो कुछ कह नहीं रहा था। तब कैंडली कहती है जान क्या तुम मेरे ईवो को गलत समझ रहे हो? नहीं जान, ऐसा मत समझो, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा आपके भी भाई है वो, तो वो कभी गलत कर भी नहीं सकता आपके लिए, पर उसने मेरे लिए बहुत कुछ गलत किया है। माफ़ करिए, पर मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके हर्ट नहीं करना चाहता आपको मेरी बातों से। माफ़ कर दीजिए मुझे। तो फिर कैंडली कहती है ओहो तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बिल्कुल युआन की तरह। समझ ही नहीं आता युआन समझदार है या तुम। जाना पाउट करता है प्यार से, और तब कैंडली कहती है सच में इस पाउट ने तो मेरे भाई के दिल को चुरा ही लिया होगा, है ना। ईवो के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बात तो सच है, जान की पाउट इतनी क्यूट होती है कि किसी का भी दिल चुरा ले। तो फिर ईवो कहता है जी जो बात कहनी आई थी वो तो कहिए। आप पहले उसे खाना तो खिला दीजिए, देखिए ना उसे मेडिसिन भी लेनी है। जान कहता है नहीं, मुझे यहाँ का कुछ खाना नहीं है और ना ही कुछ पी रहा है, मैं वापस से अपनी कंट्री में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा पी रहा। तो फिर कैंडली उसके हाथ को पकड़ती है, प्यार से उसके सर को सहलाती है, कहती है जान प्लीज़ उसके लिए मत खाओ, मेरे लिए खा लो। तुम मुझे अपनी बहन मानते हो या नहीं? जान अपना सिर हिलाता है। तब कैंडली कहती है ठीक है, जब तुम मानते हो तो चलो फटाफट इसे फिनिश करो, मुझे तुम्हें मेडिसिन भी खिलानी है। पर कुछ नहीं, हाँ मैं कुछ सुन नहीं रही। कैंडली उसे प्यार से खिलाती है, उससे मेडिसिन देती है, और तब वो उसे कहती चलो ईवो तुम बाहर जाओ। ईवो कहता है फिर सीजे। तब सीजे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कहती हैं क्या कहा तुमने, बाहर जाओ वरना तुम्हारी पिटाई यहीं हो जाएगी। ईवो चुपचाप बाहर से चला जाता है बिना कुछ दूसरी आर्गूमेंट के। और जान ये देख के हैरान था, क्योंकि जान के 1000 बार कहने के बाद भी ईवो तो नहीं चाहता था उसे छोड़कर। तब जान कहता है आपकी बात तो एक बार में ही मान ली, मैं तो कहते कहते परेशान हो जाता था, पर ये है कि सुनना ही नहीं चाहता था, आपकी बात मान कैसी ली। तब यानली मुस्कुरा कर कहती है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मम्मा और पापा के जाने के बाद मैं और सीचा नहीं, उसके लिए उसके मदर फादर सिस्टर ब्रदर सब कुछ थे। हम दोनों को अपनी दुनिया मानता है, इसीलिए वो मेरी बात नहीं टालता। पर उसके फादर और मदर के साथ क्या हुआ था उसने कभी मुझे नहीं कहा, बस उसने कहा कि वो रिग्रेट करता है, पर क्या। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास्ट को ही बता देती हूँ। जान ब्लश करते हुए कहते हैं हस्बैंड, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। तब फिर यानली कहती है पर
वो तो तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, पर मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जान कहता है नहीं। आपको किसने कहा? उसने। बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो फिर यानली कह रही है पर नींद में तो तुम उसका नाम बोल रहे थे। मैंने सही सुना था, ईवो है ना? तब ईवो बाहर ही खड़ा था, वो भाग जाता है वहाँ से क्योंकि यानली ने उसे पकड़ लिया था। और तब जान शाय करके कहता है हाँ वो मुझे पसंद है, पर मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है, अब ये डिसाइड मत करो कि तुम प्यार करोगी या नहीं, पहले मेरी बात सुन लो और सारा सच सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना प्यार करोगे या नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्यार छोड़ो, तुम तो शादी करोगे उससे और मुझे मेरे प्यारे प्यारे मुझे एक आंटी बनाओगे, मेरे प्यारे प्यारे ईवो के प्यारे प्यारे बच्चे दोगे। जान ब्लश करते हुए कहता है सीजे क्या कह रही हैं आप? तो उसे स्माइल करके कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, सबसे पहले तो मेरे ईवो का पास जान लो। ईवो बहुत छोटा था, करीब 6 या 7 साल का, युआन से बड़ा था। उस समय घर में केवल वो थे, डैडा थी, मम्मा थी और मैं, सीचैन और अंकल मेरी नानी के घर गए थे घूमने। और ईवो वहीं यही था क्योंकि उसे ज़्यादा बातें करना या किसी से ज़्यादा घुलना पसंद नहीं, वो बहुत ही बोरिंग पर्सन है। हाँ सच में? जान पूछता है वो बोरिंग है, पर वो तो मुझसे कितना ज़्यादा फ्लर्ट करता है। तो फिर यानली कहती हैं हाँ वो उन्हीं से बातें करता है, उन्हीं की केयर करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसे वो अपना मानता है, वरना बाकियों को तो वो आँखों से दिखता भी नहीं। ये ऐसा है सच्ची? जान पूछता है। तब यानली मुस्कुरा कर कहती है हाँ अच्छा पहले सुनो तो फिर मेरे दादा एक कमांडो थे, आर्मी जनरल थे और उनके काफ़ी सारे दुश्मन थे। और एक रात जब हम सब नहीं थे, सिर्फ मम्मा, ईवो और डैडा थे, तब उन्हें हमला कर दिया। मम्मा ने ईवो को छुपा दिया था और डैडा उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर उन दोनों को उन सब ने मार दिया और ईवो ने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया। एक 6 साल का मासूम सा बच्चा था वो, और वो इसीलिए ज़्यादा चुप हो गया। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, उसे मेंटल स्ट्रेस था, ट्रॉमा आ गया था, डिप्रेशन में वो चला गया था। 4 साल लग गए उसे रिकवर होने में, 10 साल तक वो अपने आप से लड़ रहा था। वो खुद को दोषी मानता था क्योंकि वो उस समय अपनी डैडा मम्मी को बचा नहीं पाया। इसीलिए आज वो पुलिस ऑफिसर, एक कमांडो बना है ताकि वो हमेशा सबको प्रोटेक्ट कर सके, अपने लव वंस को, सबसे ज़्यादा मुझे। मैं भी एक ओमेगा हूँ और इसे सबसे ज़्यादा मेरी चिंता होती है कि कहीं उसकी सिचुएशन को कुछ हो ना जाए। वो तो मेरी इतनी केयर करता है ना कि पूछो नहीं। कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ उससे। जान ये सब बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, वो केवल ये फील कर रहा था कि ईवो ने क्या फील किया वो उस समय। तब जान पूछता है ईवो को बहुत दर्द हुआ होगा है ना? तब यानली कहती है हाँ, वो दिखाता नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी मदर फादर से, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो अपनी मम्मा से। पर अब वो नहीं है, इसीलिए तो मेरा नटखट सा ही वो शांत हो गया था। तुम्हें पता है जब 6 साल का था ना, वो ऐसा एक चीज़ भी नहीं होता जिसने उसे तोड़ा ना हो। इतना शैतान था ये वो ना, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ तोड़ता फोड़ता, इतना नटखट था ना, इतने प्रैंक्स करता था ना। तुम्हें मैं बताती हूँ, एक बार क्या है ना, मेरे डैडा की कुर्सी है, फेवरेट कुर्सी, जिस पे हमेशा वो बैठते और यूजुअली कोई बैठता नहीं है, और वहाँ पे उसने पानी भर के पटाखे मीन्स पानी भर के बैलून रख दिया था, और मेरे डैडा बिना देखे उस पर बैठ गए, तो बच्चे से वो फूट गया। और उसके बाद वो इतना हंसा ना उस पर, उसे बहुत अच्छा लगता था ऐसे छोटी छोटी शरारतें करना। मेरा वो बहुत ज़्यादा शरारती था, पर उस हादसे ने उसकी कहीं ना कहीं बचपन छीन लिया और मेरा वो चुप हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब वो ठीक भी हुआ ना, तब उसने अपनी पढ़ाई को फोकस किया एक आर्मी जनरल कमांडो बनने के लिए। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ वो अपने बचपन को युआन में देखता है, उसे मिस करता है बहुत ज़्यादा।
वैसे युवान की स्टोरी पूरी क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। ईबो ने केवल बताया कि युवान तुम तक कैसे पहुँचा, पर ईबो ये नहीं बताया कि तुमने युवान को एक्सेप्ट क्यों किया। मैं जानना चाहती हूँ। तब जान कहता है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आखिर युवान मुझ तक कैसे पहुँचा। मुझे नहीं पता। एक दिन मैं ऑफिस में ऐसे ही अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था और तभी वहाँ एक कपल आते हैं। दोनों ही बीटास थे। उसमें कोई अल्फ़ा या ओमेगा नहीं था, पर उसमें से एक बीटा प्रेग्नेंट था, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीटा एक नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। पर वो पर्सन था और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, एक बहुत ही स्किल्ड, इसलिए मैंने उनके तुरंत ऑपरेशन करना डिसाइड किया। मैंने उनके पेट को कट करके बच्चे को तो बचा लिया, पर उस पेन को वो सह नहीं पाए और उस बच्चे की मदर का वहीं डेथ हो गई क्योंकि एक ओमेगा बहुत ही पेन बेयर करता है एक बच्चे को डिलीवर करते समय और नॉर्मल बीटास ये नहीं कर पाते। और इसलिए मैं हैरान था कि पहले तो वो प्रेग्नेंट हो गए और उसने डिलीवर भी कर दिया, पर वो बच नहीं पाए। और जब मैं बाहर उसके जो पार्टनर के पास है तो वो वहाँ थी नहीं। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और मैं कई दिन तक उसका इंतज़ार करता था, पर वो कभी आई नहीं। मैंने बच्चे को एडमिट तो करा दिया था हॉस्पिटल में, पर उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। मैं नहीं जानता कि कब उसके रियल पेरेंट्स आ गए और वो छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यारा था, वो युवान ही था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अडॉप्ट करूँगा क्योंकि मुझे उसके लीगल पेरेंट्स का पता नहीं था। तो मैं बस उसे हॉस्पिटल से लिया अपने घर उसकी केयर करने के लिए और तब से मैंने उसका नाम ले रखा, उसे अपने बच्चे की तरह रखा, बड़ा किया। बस मैं इतना जानता हूँ और मैं नहीं जानता कि वो ईबो का सन है। तो तुम्हें पहले नहीं पता था, तो पता कैसे चला? यानली पूछती है। जब ईबो उस हालत में मेरे पास आया था, मैं उसके ब्लड की जांच कर रहा था, मैं चेक कर रहा था और अचानक से ही गलती से ही मैंने उसके ब्लड ग्रुप को सर्च कर दिया और वो परफेक्टली मैच मेरे युवान से हो गया। मेरे कंप्यूटर मीन्स मेरे लैपटॉप में ऐसे कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो अक्सर हमें डॉक्टर्स चाहिए होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सब क्रिएट करा के स्टोर कर दिया था। इसकी वजह से मुझे पता चला कि वो ही उसका रियल फादर है और तब से शायद से मैं वो से चिढ़ता इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे मेरे बेटे को छीन नहीं लेगा, क्योंकि मैंने युवान को अपना बेटा माना था। क्योंकि इतने साल बाद इतनी अटैचमेंट हो गई थी मुझे उससे ना कि मैं उससे छोड़ना नहीं चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन गया था। इसलिए मैं ईबो को अवॉइड करता था या कह लीजिए उसे पसंद नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि वो उसे दूर ले जाएगा मुझसे और मैं युवान के बिना नहीं जी पाता। ऐसा नहीं करूँगा मैं, ईबो बोलता है। ईबो भी गेट के दरवाजे के पास था। यानली कहती है ईबो कहता है, दीदी प्लीज़ क्या मैं बातें क्लियर कर दूँ? तब यानली कहती है, अच्छा ठीक है बताओ उसे। तब ईबो बताना स्टार्ट करता है। वो दो कपल जो थे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेंचिंग और म्यान। वो दोनों पीटास थे, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर एक बच्चे की कमी थी उनकी लाइफ में। तो मैंने अपनी स्पर्म्स को डोनेट किया और म्यान उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई। और रही बात डिलीवर करने की, तो मैं जानता हूँ कि उस समय उसकी डेथ हो गई थी और बेंचिंग को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था क्योंकि वो इस कंट्री से भाग गई थी, क्योंकि इस कंट्री में ये अलाउ नहीं कि दो बीटास या दो अल्फास या दो ओमेगास एक साथ शादी करें और इसलिए उसे उस कंट्री में जाना पड़ा। पर वहाँ भी उन लोगों ने उसे किडनैप करके उसे मार दिया और तब से मैं युवान को ढूंढ रहा हूँ कि आखिर युवान है कहाँ, वो छोटा सा बच्चा। क्योंकि मैं इस कंट्री से उस कंट्री में ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इतना समय लग गया हाँ ढूंढने में, पता करने में और बिना एक प्लान के
मैं युआन को लेने नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे इतना समय लग गया तुम्हारे पास पहुंचने में। इसका मतलब तुम बस युआन को लेने आए थे? वो कहता है हाँ, मैं तो युआन को किडनैप करना चाहता था, पर जब मैंने तुम पर नज़र रखी और देखा कि तुम कितनी ज़्यादा युआन से प्यार करते हो, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत होगा तुमसे युआन को छीनना। और जब तुम्हारे साथ रहने लगा तो तुमसे तो प्यार ही हो गया, तो बस तुम्हें युआन को यहाँ लेके आया। पर ये गलत है, तुम ऐसी किसी कंट्री में घुस कर नहीं कर सकते कुछ भी जो तुम्हें चाहिए। ओहो, तो कंट्री मेरी ही तो है, कैसे तुम्हारी हुई? तब यानली न्यूज़ ऑन करती है और तब जान से कहती है, जान इसे सुनो, यहाँ ईबो का लाइव ये रिकॉर्डेड है जो ईबो ने पूरी कंट्री चाइना के सामने बताया था, और बाहर लाइव रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड थी वो यानली चलाती है। ईबो कहता है कि मेरा नाम वांग ईबो है और आपको पता ही है मैं लेफ्ट हैंड चाइना का कमांडो हूँ, और आपको मेरे ऑपरेशन के बारे में पता ही चल गया होगा कि मैंने दोनों ही कंट्रीज़ को एक कर दिया है। मैंने कैसे किया, इसमें हेल्प मेरे डॉक्टर शौजान ने की। मैंने उनकी आईडी से राइट हैंड चाइना के सेंट्रल कमांडो ऑफिस को हैक कर लिया, और मेरे पास तो मेरी कमांडो मेरी कंट्री की एक्सेस थी, तो बस मैंने दोनों को मिलाया, डेटा सर्च किया, और कुछ पॉलिटिशियन की वजह से जो बीच में दरार थी दोनों ही कंट्रीज़ को उसे मिटा दिया। अब इसके बाद दोनों ही कंट्रीज़ एक हो जाएंगे। अब ये लेफ़्ट या राइट चाइना नहीं होगा, ये केवल चाइना कहलाएगा, और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर था वो भी अब हट जाएगा, और अब दोनों ही कंट्रीज़ के लोग आपस में ट्रेड कर सकते, एक साथ रह सकते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे लव को, मेरे शाहजहां को बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ, और एक बात भी बताना चाहता हूँ, मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, और प्लीज़ जान अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी वजह से, और मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी युआन को तुमसे छीन कर नहीं ले जाऊँगा। और वहाँ पे वो युआन की भी स्टोरी बताता है अपनी साइड की, और तब जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है तुमने मुझे चुना क्यों? ईबो ने कहा मैंने तुम्हें चुना नहीं, तुम तो मेरे लिए ही हो। रही बात युआन की, तो मैं युआन को लेने आया था, और जब मैंने जाना कि उसकी डैडा कौन है, उसकी मम्मा कौन है, तो मुझे लगा कि तुम बेटर होगे, तो बस मेरी ही दो मकसद थे, और तुमसे प्यार हो गया, तुम्हें यहाँ लाना फिर आखिरी मकसद हो गया। पर तभी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। भाई क्यों? यानली पूछती है। तब जान कहता है पर अभी मैंने अपने डैडा का फ्यूनरल नहीं किया है, मुझे वो करना है, प्लीज़ क्या मैं वापस जा सकता हूँ? ये वो कहता है ठीक है, तुम रिकवर हो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे लिए फ्यूनरल रख दूँगा। जान कहता है ठीक है। तब यानली कहती है वो तुम्हें युआन को लेने नहीं जाना, तुम्हें इसे स्कूल छोड़ना है ना या नहीं? ये वो कहता है मैं तो भूल ही गया, मैं जाता हूँ सीधे, मुझे माफ़ कर दी, मैं जल्दी जाता हूँ। तो ये वो वहाँ से भाग जाता है, और जान यानली की तरफ देख रहा था। तब यानली कहती है उसने उसका एडमिशन करा दिया है इस स्कूल में, और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें वहाँ जाने देगा। वैसे अब बताओ क्या प्यार करते हो उससे? और जान की चीख से एकदम टमाटर की तरह रेड हो जाता है, और वो हेलो वांगशे लवर्स एंड ईचा लवर्स, तो आई होप मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दिए हैं, और सारे सीक्रेट्स थे तो वो रिवील हो गए हैं। तो अब इन दोनों के बीच में ना कोई सीक्रेट्स है और ना ही कुछ है। बस हाँ एक चीज़ है, अभी भी जान की बॉयफ्रेंड की मिस्ट्री बची हुई है, तो ये मैं बाद में कभी किसी न किसी टाइम में आपको बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी। तो अब से जान और ईबो का स्वीट सा लवली टाइम स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजन, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।